Hey everyone, welcome back and a very happy new year to everyone। 2024 की यहाँ शुरुआत होने जा रही है और 2023 का जो साल था स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर साल रहा, क्योंकि निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है उसने ऑल टाइम हाई को बीट किया और ओवरऑल पॉजिटिव में यहाँ पे क्लोज हुई है पिछले एक साल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले एक साल के अंदर निफ्टी 50 ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, और हमने जो एक साल पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिन 10 स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उन 10 स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं कि उन 10 स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया है निफ्टी के कंपैरिजन में, कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी के अंदर कितना परफॉर्मेंस गिन नज़र आया है, दैट टू फ्रॉम द डेट वेयर वी रिकॉर्डेड द वीडियो। तो हम सबसे पहले चैनल के ऊपर जाते हैं। चैनल के ऊपर जाने के बाद उसकी डेट देखते हैं। 4 जनवरी को हमने उन 10 स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था। मैं निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ ओपन किया है, 1 ईयर को मैंने मार्क किया है ताकि 4 जनवरी की जो डेट है उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो। तो 4 जनवरी को ये डेट थी, उसका जो क्लोजिंग है यहाँ पे, क्लोजिंग के बाद से अगर हम करंट प्राइस की बात करें निफ्टी 50 के अंदर तो वो 20.44 लगभग 20.5% का गेन हमें ओवरऑल नज़र आता है, जो कि निफ्टी 50 की इंडेक्स ने हमें दिखाया है। अब बात करते हैं कि हमारे जो 10 स्टॉक थे जो हमने एक साल पहले डिस्कस किए थे, उनके अंदर किस तरह का गेन हमें नज़र आता है। तो उन 10 स्टॉक को हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक थे वो 10। तो 10 स्टॉक में जो सबसे पहला स्टॉक था बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक को यहाँ ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह का गेन हमें नज़र आया। बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है। तो 4 जन को जो डेट थी, जो क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस से अगर करंट प्राइस तक की बात करें, हालांकि इससे ऊपर भी गया था, पर अभी करंट क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 11.6% का गेन नज़र आता है, जो कि मैंने एक एक्सेल शीट के अंदर पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। सिमिलरली बाकी सारी कंपनीज भी हम वीडियो के अंदर देखते जाएंगे और एक एक करके उनके पैटर्न, जो चार्ट के ऊपर पैटर्न था, उसके बाद कितना परफॉर्मेंस गेन नज़र आया, वो सब देखते जाएंगे और उसको मार्क करते जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो सेकंड था बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को यहाँ हम देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व में जो गेन था 4 जनवरी के बाद से, देखेंगे ये 4 जन की डेट थी, उसके बाद से करंट प्राइस तक इसमें 8.96% का गेन था, जो मैंने इसको ओवरऑल 9% मार्क कर लिया है। उसके बाद थर्ड जो कंपनी है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इसको हम वीडियो के अंदर भी वेरीफाई करते जाएंगे कि हमने इसको डिस्कस किया था कि नहीं। तो हाँ, मैंने वीडियो के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक को भी डिस्कस किया था। दिस वाज द थर्ड स्टॉक फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। और 4 जनवरी को ये डेट थी। उसके बाद करंट प्राइस तक की बात करें तो 4.85%, तो मैंने इसको ओवरऑल 4.8% ही मार्क किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बर्जर पेंट। तो वीडियो के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं, बर्जर पेंट्स का डिस्कशन भी हमने किया था। उसको फिर हम चार्ट के ऊपर खोल के देख लेते हैं इसमें कितना गेन है। बर्जर पेंट के अंदर 4 जन को थी ये डेट, 4 जन के बाद मैंने मार्क किया था 26.44%, और बर्जर पेंट का मैंने 26.4% एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका जो क्लोजिंग प्राइस था 4 जनवरी को, आप नीचे की तरफ देख पाएंगे 4 जनवरी 2023 डेट आ जाती है। तो 4 जनवरी से लेकर करंट प्राइस तक इज़ 5% गेन। एचयूएल के अंदर हमने 5% गेन मार्क कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है नेस्ले। नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों ही एफएमसीजी सेक्टर से आती हैं, तो 2 कंपनीज हमने एफएमसीजी सेक्टर की अपने पोर्टफोलियो में रखी थी। तो नेस्ले का यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं। नेस्ले पाकिस्तान नहीं, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में देखें तो 4 जनवरी को क्लोजिंग प्राइस ये था, और करंट प्राइस तक इसमें जो गेन नज़र आता है वो 35.97%, लगभग 36% का गेन नज़र आता है। तो वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। देन विप्रो। तो आप देखेंगे कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया था उसमें बैंकिंग कंपनी भी है, एनबीएफसी भी है, उसमें एफएमसीजी भी है, उसमें आईटी सेक्टर के कंपनीज भी आ जाती है जैसे कि विप्रो। तो विप्रो में देखें तो 4 जनवरी को जो क्लोजिंग प्राइस था वो ये था। उसके बाद करंट प्राइस तक इसकी परसेंटेज गेन देखें तो 20.96, लगभग 21%। तो विप्रो में हमने 21% लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी एंजल वन अगेन एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर हम अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग सब करते हैं। तो 4 जनवरी को जो उसका क्लोजिंग प्राइस था वो ये था, और उससे अभी करंट प्राइस तक देखें तो एक मल्टी बैगर कंपनी यहाँ बनी है। पिछले एक साल के अंदर इसने 162% का यहाँ पे गेन दिखाया, जो कि हमारे पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा गेन इस कंपनी ने दिखाया, 162%। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है ये हम देख लेते हैं कि एंजल वन को, नेस्ले को भी हमने डिस्कस किया था। नेस्ले के बाद हमने
विप्रो को डिस्कस किया, विप्रो को डिस्कस करने के बाद हमने एंजल वन को डिस्कस किया, एंजल वन के डिस्कस करने के बाद अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो CDSL कंपनी है। तो CDSL का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। CDSL का चार्ट ओपन करने के बाद 4 जनवरी को ये क्लोजिंग प्राइस था और करंट प्राइस तक की बात करें तो अभी ये 61% का गेन यहाँ ऑलरेडी दिखा चुका है। तो CDSL में 61%। देन लास्ट कंपनीज पेज इंडस्ट्रीज़। पेज इंडस्ट्रीज़ इकलौती ऐसी कंपनी रही जिसमें हमें गेन देखने के बजाय लॉस देखने को मिला। कितना लॉस है वो भी देख लेते हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज़ का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। पेज इंडस्ट्रीज़ का ओपन किया तो यहाँ पे 4 जनवरी को क्लोजिंग थी, उसके बाद करंट प्राइस तक देखे तो 8.6% का यहाँ पे हमें गेन नज़र आया और लॉस नज़र आया। तो लॉस को हमने माइनस में यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो अब देखते हैं कि ये इस पूरे पोर्टफोलियो ने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। तो अगर हम 1 लाख का पोर्टफोलियो मान के चलें और 10 कंपनीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, तो हर 10 कंपनी के अंदर, हर कंपनी के अंदर हमने 10,000 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करी होती तो आज के टाइम उनकी वैल्यू क्या होती पिछले 1 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद। तो 10,000 मैंने सारी कंपनीज को दे दिया। 10,000 देने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि करंट जो प्राइस होगा वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर 11.6% का गेन मैं नज़र डालूँ तो दैट विल बी माई करंट वैल्यू फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। सो 10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 11.6% का गेन इज बिकम्स 11,160 रुपये। सेम गोज़ फॉर एवरी अदर कंपनी लाइक बजाज फिनसर्व, उसमें 9% का गेन है तो 10,900 हो जाता है। कोटक में 4.8% का गेन है तो 10,480 हो जाता है। और सिमिलरली बाकी सारी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप पेज इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे तो इसमें 8.6% का लॉस है तो वो घट करके 9,140 रुपये रह जाता है। देन टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 1 लाख रुपीज़। नाउ आई हैव कैलकुलेटेड कि हमारा जो टोटल करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो कितनी है। तो मैंने सारी जो यहाँ पे वैल्यू है, करंट वैल्यू है इन स्टॉक्स की, उसको मैंने सम करके यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो देखें तो जो टोटल वैल्यू है करेंटली दैट बिकम्स 1,32,820। दैट मीन कि हमने इस पोर्टफोलियो के ऊपर 32% का गेन कमाया, जो कि आउट परफॉर्म करता है निफ्टी 50 इंडेक्स को। क्योंकि निफ्टी 50 की इंडेक्स ने कितना परफॉर्मेंस दिखाया था, उसने लास्ट 1 ईयर में दिखाया था 20% का गेन, जबकि हमारे पोर्टफोलियो ने कितना गेन दिखाया, हमारे पोर्टफोलियो ने ओवरऑल दिखाया 32% का गेन। तो 30%, 32%, 40% CAGR कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये हम कमा सकते हैं। जस्ट बस एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना है। और ये सारे ही स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि सब ने बहुत आउट परफॉर्म किया हो, बहुत ही सिर्फ एक स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया, एंजल वन, जिसने 162% का गेन दिखाया। हालांकि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोड HUL, ये सारी कंपनीज़ बहुत ही दमदार कंपनीज़ हैं और इन सारी कंपनीज़ के अंदर भी हमें आने वाले टाइम में एक बहुत गेन नज़र आने वाला है। क्योंकि बजाज फाइनेंस के चार्ट को अगर हम देखें, बजाज फाइनेंस के चार्ट को अगर हम देखें तो इसमें मैं लास्ट 1 ईयर का मार्क करता हूँ और सारे इसको ऑटोमेटिक चार्ट पर ओपन करता हूँ। तो देखें तो पिछले 2-3 साल के अंदर इस स्टॉक ने कुछ भी गेन दिखाया ही नहीं है और इसके अंदर ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ है। अब इसको कब्बेद हैंडल पैटर्न बोलो या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलो, तो ये पैटर्न्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। वी जस्ट नीड टू वेट टू गो इट अप। तो ये सारे पैटर्न आप देख पाएंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना हुआ है, तो इसके बेसिस पर ये फर्दर और ऊपर चलने वाला है। तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के अंदर अभी फर्दर गेन आने वाला है। अगर ये गेन आ गया होता तो ये जो पोर्टफोलियो 32% से ऊपर है, बहुत ऊपर रहा होता अभी के टाइम पे। पर ये स्टॉक मार्केट है, कोई स्टॉक पहले ऊपर जाता है, कोई स्टॉक बाद में नहीं ऊपर जाता है, कोई स्टॉक नीचे भी आता है। हालांकि हमको अभी सिर्फ पेज इंडस्ट्रीज ही नेगेटिव में नज़र आता है। तो सवाल ये है कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो जो है ये पॉजिटिव में रहा और 32% का गेन क्यों दिखाया। क्योंकि जो हमने बाइंग करी थी वो चार्ट पैटर्न के बेसिस पे बाइंग करी थी। जो बाइंग करी थी हमने फंडामेंटल्स को रीड करके बाइंग करी थी। जो बाइंग करी थी वो हमने टेक्निकल्स के बेसिस पर और जो सही प्राइस था उस प्राइस पे एंट्री करी, इसलिए हमें 32% का गेन नज़र आता है। तो इसी तरह से हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करते रहना है ताकि जो एंट्री करें और हमें एग्जिट पॉइंट भी पता हो। और उसके बाद अगर बाकी कंपनी को देखें, जैसे बजाज फिनसर्व में भी सिंगल डिजिट में गेन नज़र आए, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे खासे चार्ट पैटर्न यहाँ डेवलप हो रखे हैं। तो इस कंपनी को भी हम फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न इसमें भी नज़र आता है, तो इसको भी हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं या फिर कप विद हैंडल पैटर्न भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये फर्दर यहाँ पे
ऊपर की तरफ जाएगा, और जब एक बार ये ब्रेकआउट देगा तो जितनी इसकी डेप्थ है उतना ही इसका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा इस नेकलाइन के ऊपर। और बाकी कौन सा स्टॉक है, जैसे कि HUL के अंदर भी देखें, HUL ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, सिर्फ 5% का गेन इसने पिछले 1 साल के अंदर दिखाया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को फिर से हम 1 साल के लिए रख सकते हैं। अगले नेक्स्ट ईयर का जो पोर्टफोलियो हम बनाएंगे उसके लिए भी हम इसको स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक कप हो जाता है, कप के बाद इसके मल्टीपल हैंडल्स बनते हैं, और बार बार ये जाकर के नेकलाइन पे टच करता है। जब भी ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से इसका जितनी इस पैटर्न की डेप्थ है उतना इसका ऊपर जाना कंफर्म है। और पिछले 2-3 साल के अंदर जब कुछ गेन दिखाया ही नहीं है, जब कुछ प्रॉफिट दिखाया ही नहीं है, तो इसका ऊपर जाना भी तय है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसको हम फिर से अगले साल के लिए रख सकते हैं। और उसके बाद पेज इंडस्ट्रीज़ को देखें, तो पेज इंडस्ट्रीज़ को भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या पैटर्न ये बनाती है। तो पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में ये देखिए तो ट्रिपल बॉटम यहाँ बन चुका है। दैट मीन के ट्रिपल बॉटम इज़ ए बुलिश पैटर्न। तो ये एक बॉटम है, देन दूसरा बॉटम, देन इसके बाद तीसरा बॉटम भी ऑलरेडी बना चुका है। तो यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रही है और फर्दर ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई तक जाने के चांसेस बहुत हाई हैं इसके, क्योंकि इसकी डोमिनेंस है जो जिस सेगमेंट के अंदर ये जॉकी के जो अंडरगारमेंट से बनाती है, तो इसकी डोमिनेंस है मार्केट के अंदर। तो इसको ऑल टाइम हाई तक के लिए हम रख सकते हैं। 3 ऐसी कंपनीज हैं जिसको हम फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से गेन हमें नज़र आया नहीं। विप्रो को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि विप्रो के अंदर भी मुझे काफ़ी गेन नज़र आता है, क्योंकि IT सेक्टर ने अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। तो विप्रो को भी देखिए तो ऑल टाइम हाई तक ये जानी ही जानी है। ये कंपनी नीचे आई थी क्योंकि यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसके बाद US के अंदर इन्फ्लेशन बहुत हाई था, यहाँ पे रिसेशन था IT सेक्टर के अंदर। तो जब ये सारी चीज़ें ठीक होती नज़र आएंगी तो इस कंपनी का भी ऊपर जाना फिक्स है। तो इसको भी हम फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके। बर्जर पेंट को देखिए तो बर्जर पेंट एक पेंटिंग सेक्टर की कंपनी है और ये भी काफ़ी नीचे अपने आ गई थी, और करंटली ये भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही है। तो जब तक ये ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचती है वहाँ तक हम इस स्टॉक को फिर से रख सकते हैं। और करंट प्राइस से अगर इसका मार्क करें कितना गेन नज़र आता है, तो करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई तक अभी भी इसके अंदर 20.4% का गेन हम बचा हुआ है। तो वो उसके लिए हम वेट कर सकते हैं फर्दर। और ये हमें इस पोर्टफोलियो के अंदर ही 3-4 कंपनी ऐसी मिल चुकी हैं जिसको हम फर्दर रख सकते हैं, और ये हमें अच्छा खासा 20-22-30-50% तक का प्रॉफिट दे सकती हैं। ऐसी कंपनीज इस पोर्टफोलियो के अंदर है। बाकी कंपनीज़ के अंदर हम अपना प्रॉफिट बुक करके कोई दूसरी कंपनीज फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी भी लिए वीडियो में आने वाले दिनों में रिकॉर्ड करूँगा किस तरह से हम अपना नेक्स्ट ईयर का पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और ये स्टॉक को डिस्कशन करते हुए मेरी कोई बाइंग या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वीडियो बनाई हुई है। ये जो पोर्टफोलियो में डिस्कस किया था उसको एनालाइज करने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो बाई या सेल करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस तो जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, और अपना जो बाइंग सेलिंग का जो भी डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों को सीखिए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।